वो वही सवाल हमेशा दिमाग में आता है जब भी बॉब रॉस को देखते हैं। क्या सच में इतना शांत रहना मुमकिन है? क्या कोई इंसान लाखों से बात कर सकता है बिना कभी अपनी आवाज ऊंची किए, एक पल के लिए भी? या ये शांति किसी होशपूर्वक अपनाए गए रवैये का नतीजा है जो अनगिनत अनुभवों से बनी है? बॉब रॉस को बस वो आदमी जो खुश पेड़ बनाता है के तौर पर याद करना आसान है, पर असली कहानी तब शुरू होती है जब ब्रश कैनवस पर नहीं होता। क्योंकि जो शांति बॉब रॉस ने बताई वो उसकी जिंदगी का प्राकृतिक असर नहीं थी, बल्कि उसका जीवन के प्रति जवाब था। बॉब रॉस 1992 में फ्लोरिडा में जन्मे। उन्होंने अपना बचपन एक ऐसे परिवार में बिताया जो बाहर से आम सा लगता था। उनके पिता बढ़ई थे, मां वेट्रेस। घर में कभी ज्यादा प्यार का इजहार नहीं हुआ, लेकिन कभी खुली लड़ाइयां भी नहीं हुई। यही माहौल बचपन से ही बॉब रॉस के अंतर्मुखी स्वभाव को आकार देता गया। वो लोगों से संपर्क करने के बजाय अकेले रहना पसंद करते। जानवरों में उनकी रुचि, प्रकृति के साथ उनका जुड़ाव और लंबे वक्त तक अकेले रहने की उनकी क्षमता, ये सब उनके लिए कोई कमी नहीं बल्कि जरूरतें थीं। युवावस्था में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। 18 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिकी वायुसेना ज्वाइन कर ली। इस फैसले में अनुशासन की खोज और परिवार को आर्थिक मदद करने की इच्छा दोनों थी। पर जब उन्हें अलास्का भेजा गया, उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कठोर मौसम, सख्त अनुशासन और कठोर पदानुक्रम, ये सब बॉब रॉस की प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने लगभग 20 साल सेना में सेवा की। जैसे जैसे उनकी रैंक बढ़ी, जिम्मेदारियां भी बढ़ीं। आखिरकार वो मास्टर सार्जेंट बने। तब वो सिर्फ आदेश नहीं ले रहे थे बल्कि दे भी रहे थे। उन्हें लोगों पर चिल्लाना पड़ता, गलतियां स्वीकार नहीं करनी पड़ती, नियंत्रण बनाए रखना होता। ये भूमिका उन पर गहरा दबाव डालती थी। इस दौर को सालों बाद बयान करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरों पर चिल्लाना उन्हें अंदर से तोड़ता गया। यही थकावट सेना छोड़ने के उनके फैसले की वजह बनी। एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि ये जिंदगी उस व्यक्ति से बिल्कुल मेल नहीं खाती जो वो बनना चाहते थे। सेना छोड़ना महज पेंटिंग का मामला नहीं था। वो अब चिल्लाना नहीं चाहते थे। उनका पेंटिंग से पहला गहरा संपर्क अलास्का में रहते हुए शुरू हुआ। फुर्सत के वक्त वो परिदृश्य बनाते, बर्फ से ढके पहाड़, शांत झीलें, सुनसान जंगल, ये सब उन्हें आत्मीय और सुरक्षित लगते। इसी समय उन्होंने वेट ऑन वेट तकनीक खोजी। इस तकनीक ने पेंटिंग के साथ उनका संबंध पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि इसमें गलती जैसी कोई चीज नहीं। एक गलत स्ट्रोक तुरंत कुछ और बन सकता है। इसी सोच ने बॉब रॉस की जीवन फिलॉसफी बना दी। एक ऐसी दुनिया में जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकते थे, कम से कम उनके कैनवस पर उनका राज था। सेना छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी पेंटिंग और सिखाने में लगा दी। ये आसान फैसला नहीं था। उन्होंने आर्थिक सुरक्षा छोड़ दी, मगर बदले में ऐसी जिंदगी चुनी जिसमें वो अपनी आवाज में बोल सकें। सन 1993 में द जॉय ऑफ पेंटिंग शुरू हुआ तो टीवी दर्शकों ने कुछ ऐसा देखा जो उनके लिए नया था। कोई जल्दी में नहीं था, कोई चिल्ला नहीं रहा था। बॉब रॉस कैमरे में देखते, धीरे धीरे बात करते और कहते, आप भी कर सकते हैं। यही वाक्य शो का सबसे ताकतवर संदेश था। टीवी पर उनकी बातचीत बेहद सोच समझकर होती। रॉस दर्शक को अकेले में संबोधित करने का एहसास पैदा करते। न वो गलतियों के लिए सतर्क करते, ना ही उन्हें सुधारते या किसी को कमजोर महसूस कराते। अगर ब्रश गिर भी जाता तो बोलते, चलो उसे अपना रास्ता खुद तय करने दो। इस तरीके का असर खासतौर से कम आत्मविश्वास वाले दर्शकों पर पड़ा। पर एक अनजाना सच था, हर एपिसोड से पहले बॉब रॉस हर पेंटिंग की कई बार रिहर्सल करते। जो भी ऑन स्क्रीन सहज दिखता
असल में वो सब तय था। पेड़ों की जगह, पहाड़ों की ऊंचाई, रोशनी का कोण, सब पहले तय। तो उनकी शांति बिना योजना के नहीं थी, बल्कि शानदार नियंत्रण की मिसाल थी। उनके आइकॉनिक अफ्रो बाल भी अक्सर गलत समझे गए। ये हेयर स्टाइल उनकी खुद की पसंद नहीं थी, बल्कि एक परमानेंट डील के कारण बनी। और जब ये ब्रांड पहचान बन गई तो बदला नहीं जा सका। ये मालूम है कि उन्हें वो बाल खुद पसंद नहीं थे, मगर समय के साथ वो एक प्रतीक बन गया, उनसे अलग। अगर बॉब रॉस की पेंटिंग्स ध्यान से देखें तो दिलचस्प बात है कि ज्यादातर चित्रों में कोई इंसान नहीं होता। घरों के दरवाजे बंद हैं, सड़कों का पता नहीं चलता कि वो कहां जाती हैं। इसे एक सचेत विकल्प माना जाता है, क्योंकि बॉब रॉस ने इंसानों की नहीं, बल्कि उन जगहों की शांति बनाई जहां इंसान मौजूद नहीं। उनकी निजी जिंदगी में भी यही अकेलापन झलकता है। 3 बार शादी की। पहली शादी से बेटे स्टीव रॉस का जन्म हुआ। स्टीव ने पिता का रास्ता अपनाया, चित्रकार बने और शो में भी नजर आए। फिर भी पिता पुत्र का रिश्ता कभी गर्माहट भरा नहीं था। बॉब रॉस अपने जज्बात दबाकर रखते। उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा उनकी दूसरी पत्नी जेन रॉस थी। जेन न सिर्फ उनकी पत्नी, बल्कि साथी, मैनेजर और सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थी। 1992 में जेन की कैंसर से मौत बॉब रॉस की दुनिया में बहुत बड़ा खालीपन छोड़ गई। इसके बाद रॉस और भी अकेले हो गए। उनकी सेहत गिरने लगी, ऊर्जा कम हो गई। इसी दौरान वॉल्ट और एनेट कोवाल्स्की के पास बॉब रॉस इंक का नियंत्रण आ गया। जेन की मौत के बाद कंपनी पर पूरा कब्जा उन्हीं का हो गया। जब बॉब रॉस बीमार थे, उन्हें ब्रांड के फैसलों से बाहर कर दिया गया। वो अपने नाम पर हुए सौदों की देखरेख नहीं कर सके। लाइसेंसिंग प्रोडक्ट्स, पेंट सेट्स, ट्रेनिंग वीडियो से दुनिया भर में लाखों डॉलर की कमाई हुई, मगर इसका लाभ बॉब रॉस या उनके बेटे स्टीव को नहीं मिला। इसी प्रक्रिया को विश्वासघात कहा गया। 1994 में बॉब रॉस को लिम्फोमा डायग्नोज हुआ। दर्शकों से यह जानकारी छुपाई गई। शो की निरंतरता, ब्रांड की रक्षा और दर्शकों को दुखी करने से बचने के नाम पर आखिरी एपिसोड में ध्यान से देखने वाले कम पकपाते हाथ, कम सांस, रुकाव देख सकते थे, मगर रॉस ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने आखिरी महीने ज्यादातर अकेले बिताए। इलाज चला, कैमरे के सामने नहीं आए, कंपनी के सभी फैसलों से भी बाहर कर दिए गए। उनका नाम, चेहरा और आवाज अभी भी कमाई का जरिया बना रहा, मगर वो खुद उस सिस्टम से बाहर थे। 4 जुलाई 1922 को 52 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। मृत्यु की सूचना चुपचाप दी गई, किसी बड़ी रस्म के बिना। उनकी राख अलास्का के निर्जन इलाके में फैलाई गई, जैसी उनकी इच्छा थी। यही उनकी शांति प्रियता की अंतिम अभिव्यक्ति थी। असल में उनकी असली प्रसिद्धि मौत के बाद आई। इंटरनेट युग में बॉब रॉस को दोबारा खोजा गया। उनके वीडियो करोड़ों बार देखे गए। नई पीढ़ियां उन्हें शांति का प्रतीक मानने लगी। वो मीम संस्कृति का हिस्सा बने, वैश्विक प्रतीक बन गए। मगर ये लोकप्रियता उन सिस्टम्स के लिए फायदेमंद थी जिन्हें वो खुद नहीं चला सकते थे। बॉब रॉस हमेशा खुश नहीं थे, हमेशा शांत नहीं थे, मगर उन्होंने शांति सिखाने का रास्ता चुना। शायद इसी वजह से आज भी लाखों लोग उनकी आवाज चालू कर लेते हैं, क्योंकि कई बार लोग उन पर नहीं चलते जो चिल्लाते हैं, बल्कि उन पर भरोसा करते हैं जो हल्के बोलते हैं। और बॉब रॉस ने सिर्फ चित्र ही नहीं छोड़े, बल्कि एक ऐसी इंसानी कहानी छोड़ी जो बताती है कि खामोशी भी इजहार का तरीका हो सकती है। बॉब रॉस की कहानी और शांत दुनिया और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार लिखें। बॉब रॉस
आपके लिए क्या मायने रखते हैं? आइए मिलकर खामोशी की ताकत को खोजें।